जय हिंद साथ। आज की ये वीडियो आपकी सिलेक्शन दिलाने वाली वीडियो है। यानी कि अगर आपका यूपीएसआई 2025 के एग्जाम में सिलेक्शन रुक रहा होगा तो ये एकमात्र वीडियो साथों आपका सिलेक्शन करवा देगी। तो साथों ये सिलेक्शन वाली वीडियो जो है, आज की इस वीडियो में साथियों सिलेक्शन वाली वीडियो में चारों विषयों को हमने संपूर्ण तरीके से कवर अप किया है। सबसे पहले हिंदी के सवाल होंगे, उसके बाद जीके जीएस के सवाल होंगे, उसके बाद रीजनिंग के सवाल और फिर साथियों मैथ्स के सवालों को हम लोग देखेंगे। तो अगर आप वाकई में अपने सिलेक्शन को निश्चित तौर पर पक्का करना चाहते हैं तो चेक करिए क्या आपका स्कोर आएगा। साथियों आज की इस वीडियो में हिंदी के सवालों में से चेक करिएगा कितना स्कोर आपका आता है। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाई जाती है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, वर्ण कहा जाता है। वर्ण आप लोग याद रखेंगे। करके जातिवाचक संज्ञा कौन सी है साथियों, तो जातिवाचक देखिए ये तो व्यक्तिवाचक है ना। आम की बात करें ये भी व्यक्तिवाचक है, रसीला भी नहीं साथियों जातिवाचक है। मैं कह सकता हूं क्या ये वकील शब्द आपका जो होगा ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भूखे को खाना दो। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है ना साथियों ये आपको बताना है साथियों इसमें कारक कौन सा है। देखिए रसीला शब्द एक तरीके से संज्ञा थोड़ी ना है साथियों, संज्ञा नहीं है तो ये बात ही नहीं पैदा होती कि इसमें कौन सी संज्ञा है। अगला सवाल है, कह रहे कि भूखे को खाना दो। इसमें अगर बात करते हैं हम ये भी कह सकते हैं भूखे के लिए खाना दो। क्या जब कोई चीज दी जाती है तो वहां पर के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर के लिए आ जाए और कारक आपसे पूछा जाए तो संप्रदान कारक आपको बता देना। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में आया है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्यों को पहचानिए। जहां पर साथियों क्या होना चाहिए, जहां पर का होना चाहिए, की होना चाहिए, वो आपका संबंध कारक यहां पर कहलाया जाता है। राम खाना खाता इसमें नहीं आया। राधा का कुत्ता, देखिए राधा का कुत्ता है तो का आ गया, मैं कहूंगा यहीं पर आपका संबंध कारक हो जाएगा, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसमें आपको बताना है अव्यय शब्द कौन सा है। तो मैं कह सकता हूं साथियों रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द आपका प्रतिदिन है। तो प्रतिदिन एक तरीके से बात करें कि ये उपसर्ग है, उपसर्ग तो नहीं है साथियों, ये क्या है फिर, ये अव्यय है। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन कौन सा है। तो अगर पुस्तकें होता तो ये बहुवचन हो जाता, लेकिन पुस्तक की बात करते हैं तो ये एक वचन है, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, करेंगे निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ये बहुत शानदार सवाल है साथियों। पूर्ण वर्तमान काल यानी कि काम पूरा हो चुका गया होना चाहिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, ये तो साथियों पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य नहीं है ना। ये भी वह पढ़ रहा था, ये भी नहीं है। मैं बाहर जाऊं, ये भी नहीं है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये आपका एक पूर्ण वर्तमान काल वाला वाक्य हो जाएगा, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए आचार्य का पुल्लिंग क्या होता है। जैसे कि साथियों अगर बात करते हैं छात्र का, है ना, या छात्रा की अगर बात करें स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा साथियों, छात्र हो जाएगा, समझ गए ना। और अनुज की बात करते हैं साथियों, अनुज का अनुजा हो जाएगा। उसी प्रकार आचार्य एक तरीके से बात करें साथियों जैसे कि महोदय शब्द है ना, यह महोदय शब्द ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। उसी प्रकार आचार्य एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अगर आप पुल्लिंग बनाओगे तो आचार्य हो जाएगा। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए तपस्वी का स्त्रीलिंग साथियों क्या होता है। तो अगर आपका जवाब तपस्विनी के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए तो रिपीट हो गया। उसके बाद देखिए खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है बताइए। खिल है, खेल है, औना है, ना है। मैं कहूंगा खिलौना शब्द में साथियों जो मूल शब्द है वो खेल है। उसके बाद देखिए यमुना नदी को साथियों क्या कहा जाता है। तो यमुना नदी का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, आपको मालूम होना चाहिए यमुना नदी का पर्यायवाची कालिंदी है। जहां एक बार प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ निकाले जाते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है बताइए। तो वहां पर साथियों श्लेष अलंकार होता है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। इसमें से उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है, फटाफट आप लोग बता दीजिए साथियों। अगर आप लोग यूपीएसआई 2025 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा साथियों इस चैनल की अगर बात करें इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितनी भी अब आपको क्लासेस दी जाएं उन सारी क्लासेस को साथियों आप लोग देखा करिए। डेली मैं आपको एक क्लास देने की कोशिश कर रहा हूं। डेली एक क्लास अगर आप देखते हैं अपनी परीक्षा तक तो ये सवाल पैदा नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो, और हर हालत में साथियों आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको हिंदी भी पढ़ाता हूं, मैं आपको जीके भी पढ़ाता हूं, मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाता हूं, मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाता हूं, और जीके में मूल विधि भी साथियों अब ऐड करूंगा। समझ गए साथियों इन सारी चीजों को। तो बस आपको
इन सारी क्लासेस के क्वेश्चंस को तैयार करते रहना है। तो सबसे पहली बात तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट सेक्शन में साथियों कमेंट अपना लिख दीजिए, जय हिंद का नारा आप लोग लगा दीजिए। चलिए तो बात करते इस सवाल की। कह रहे कि देखिए उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। कहावत का दूसरा नाम क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए कहावत को लोकोक्ति भी कहा जाता है। शीत का सातों विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो शीत का विलोम क्या हो जाएगा सातों? कहते नहीं है ना, शीत का ठंड, कीत कृष्ण उष्ण हो जाएगा, यानी कि शीत का क्या हो जाएगा साथियों? उष्ण हो जाएगा विलोम। अगला देखिए मीन का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, तो मीन को श्री, शिखी, शापक, विभावरी नहीं साथियों मत्स्य कहा जाता है, मत्स्य आपका जवाब हो जाएगा। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना ये किस मुहावरे का अर्थ है? तो सिर मारना नहीं, सिर पर सेहरा बंधा होना नहीं, सिर मुनाते ही ओले पड़ना बिल्कुल सही साथियों। सिर मुनाते ही ओले पड़ना इस मुहावरे का मतलब होता है कार्य शुरू होने पर ही दिक्कतें आना, विघ्न पड़ना। उसके बाद देखिए कह रहे कि सूर्योदय में कौन सी संधि है मुझे बताइए। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य धन उदय होगा, और मैं आपको बता देता हूं साथियों यहाँ पर गुण संधि है, ये आपको याद रखना है ना। अगर आपको ऐसी मात्रा या ऐसी मात्रा दिख जाए और पूछे संधि कौन सी है तो गुण संधि सातु वहां पर बता देना है आपको। अगला सवाल है कह रहे कि मिलाप शब्द में प्रत्यय सातु कौन सा है बताइए। तो मिल अलग हो जाएगा और आप अलग हो जाएगा, और आप शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रत्यय का काम करेगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द सातु तत्सम नहीं है। देखिए ये शोक आपका तत्सम शब्द है, पृथ्वी भी तत्सम शब्द है, चंद्र भी तत्सम शब्द है। परक शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आज मैं यही रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, बिल्कुल सही। क्या तुम कॉलेज जाते हो, सही है। अभी तक पत्र नहीं मिला है, बिल्कुल सही। देखिए इसमें दिक्कत पता क्या है, आज मैं यही रहूंगा होना चाहिए, यानी कि आपको नहीं पता कि ये लिखा हुआ है यही और ये लिखा हुआ है साथियों यही, सिर्फ ये बिंदी का फर्क है। तो यहां पर अगर बिंदी लगा दोगे तो ये वाक्य सही हो जाएगा, लेकिन बिंदी नहीं लगी हुई थी तो ये वाक्य आपका अशुद्ध कहलाया जाएगा। अगला देखिए वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति साथियों ये आपके अनुप्रास अलंकार में होती है, अनुप्रास अलंकार आपका जवाब है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए, यानी कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग रैनी, इसमें कौन सा अलंकार है। मैं कहूंगा इसमें वियोग श्रृंगार रस है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है मुझे बताइए। तो इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है बताने की कोशिश कीजिए। आजन्म में तो साथियों अव्यय भाव समास है। आशातीत की अगर बात करते हैं साथियों इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अक्षी का तद्भव शब्द आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अक्षी की अगर बात करें ना तो अक्षी का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, आंख हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके जहां लोगों का मिलन हो, एक शब्द में, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प को सातों आपको चुनना है। यानी कि जहां लोगों का मिलन हो उसको मेला कहा जाएगा, भीड़ कहा जाएगा, सम्मेलन कहा जाएगा, सम्मेलन कहा जाएगा, उसको सातों सम्मेलन कहा जाता है जहां लोगों का मिलन हो। उसके बाद देखिए करके जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है। तो पता साथियों ये क्या है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये समासोक्ति है। क्या है साथियों, ये समासोक्ति है। अगला देखिए उर्वशी किसकी रचना है साथियों बताइए जरा। तो उर्वशी किसकी रचना है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है साथियों उर्वशी। राइट आंसर आपका बी है। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। सही जवाब जिनका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। और या, रा, ला, वा ये व्यंजन है। तो इन व्यंजनों को साथियों क्या कहा जाता है, क्या स्पर्श व्यंजन कहा जाता है साथियों, नहीं, इनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है जो आपके सामने है, यारा लावा। अगले नंबर का सवाल है कह रहे कि गरीबों की सहायता करो। इसमें जो गरीब शब्द है ना साथियों ये क्या है, तो विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है। गरीब शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए जवाब आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ पर कुशाग्र कौन सा विशेषण है। तो कुशाग्र की अगर बात करते हैं साथियों ये उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यानी कि कुशाग्र शब्द के द्वारा उत्कर्ष का कुछ गुण बताया जा रहा है। तो ये कैसा विशेषण हो जाएगा साथियों, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में काल कौन सा है बताइए। तो सुरेश गीत गा रहा था,
इस वाक्य में काल आपसे अगर बात कर दे कि अभी भी वो गा रहा है, अगर यहाँ पर था आ गया है तो भूतकाल वाला वाक्य हो जाएगा, लेकिन काम अभी भी चालू है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि अपूर्ण काम है। सुरेश गीत गा रहा था, तो ये सातु क्या हो जाएगा, ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है। अब यहां पर साथियों में आ जाए या पर आ जाए, कौन सा कारण हो जाता है, कौन सा कारक हो जाता है, अधिकरण कारक हो जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए, है ना। उसके बाद देखिए वचन किसका बोध कराता है, तो वचन प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, यानी कि कोई चीज एक है या अनेक है, ये वचन बताती है। प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, या लिंग का। अगर एक है या अनेक है, यानी कि वो एक वचन है या बहुवचन है, यही तो होगा सातों वचन। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, मुझे बताइए। अच्छी आ जाए जिस शब्द के साथ, वो स्त्रीलिंग होगा। अच्छा आ जाए तो वो साथियों पुल्लिंग होगा। कृपा अच्छी है, कृपा अच्छा है थोड़ी ना होता है, कृपा अच्छी है। मित्र अच्छा है होता है, मित्र अच्छी है थोड़ी ना होता है, तो मित्र अच्छा है तो पुल्लिंग हो जाएगा। कार अच्छा है तो पुल्लिंग हो जाएगा। त्योहार अच्छा है तो पुल्लिंग हो जाएगा। कृपा अच्छी है, कैसी है, तो अच्छी है, तो कृपा आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे स्वयंभू शब्द का मतलब क्या होता है। आपने सुना जरूर होगा, तो इसका मतलब स्वतः उत्पन्न होता है। क्या होता है इसका मतलब, स्वतः उत्पन्न स्वयंभू का मतलब होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य, इसमें आपको बताना साथों संयुक्त वाक्य किसमें। देखिए, राजू ने ऐसी कहानी सुनाई कि वह डर गया। यहां पर अगर कभी भी साथों के वाक्य आ जाए तो वो मिश्रित वाक्य होता है। राम गाना गा रहा होगा, है ना, ये एक तरीके से सिंपल वाक्य है। रामू जो तेज दौड़ता है ना, वह मेरा मित्र। अगर यहां पर साथु वह आ जाता तो ये कैसा होता, ये भी मिश्रित वाक्य होता। राम बिल्कुल नहीं पढ़ा इसलिए फेल हो गया। अगर किसी वाक्य में इसलिए आ जाए तो वो आपका संयुक्त वाक्य होता है। तो संयुक्त वाक्य इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अब साथियों 40 सवाल आप लोगों ने देखे, किसके साथों, हिंदी के, पूरी हिंदी के टॉप लेवल के एकदम 40 सवाल आप लोगों ने देखे, है ना। अब उसके बाद साथियों जीके जीएस के साथियों कितने क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, लगभग है 40 तो नहीं, 40 से थोड़ा सा कम यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर रीजनिंग में आपको पढ़ाऊंगा और फिर साथियों मैथ पढ़ाऊंगा। चलिए, तो मैथ का, बल्कि मैथ इसके बाद के, रीजनिंग के बाद देखेंगे, और जीके सबसे पहले देख रहे हैं। कह रहे ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा, तो बुद्ध के रूप में साथियों इनको जाना जाने लगा। राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान दरबारी चिकित्सक कौन थे, तो साथियों कौन थे उस समय चिकित्सक, चरक थे चिकित्सक। आंसर आपका सी होगा। ये भी सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी। तो उस समय साथियों कलिंग की राजधानी क्या थी, तोशली थी। तोशली आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर, कह के कनिष्क के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो कनिष्क के समय में तो साथियों चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ये बात आपको साथियों याद होना चाहिए। कश्मीर के कुंडल वन में साथियों ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशरण थे। तो किस शासक के दरबारी कवि, मैं कहूंगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था, हरिशरण था। ये भी सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है ना। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था। अच्छा, पहली लड़ाई कब की गई थी साथियों, है ना, पहली लड़ाई की यहाँ पर अगर बात करें तो ये 1556 में की गई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी लड़ाई जो हुई थी साथियों ये अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी, यानी कि आंसर आपका सी होगा। और ये बात आपको साथियों इतनी ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरी लड़ाई कब हुई थी, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कब हुई थी पानीपत का तीसरा युद्ध। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है, तो किसको जाता है साथियों, रामानंद को जाता है। रामानंद आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे 10वें या आखिरी सिख गुरु का नाम क्या था, बताइए। तो 10वें या, है ना, आखिरी सिख गुरु का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह था। मैं कहूंगा बिल्कुल गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 10वें गुरु थे। और पहले गुरु का नाम साथियों क्या था, गुरु नानक देव पहले गुरु का नाम था साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था। तो गंगाधर राव से हुआ था साथियों। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था, झांसी के गंगाधर राव राजा से हुआ था। आंसर आपका डी है। अगला देखिए, टीपू सुल्तान ये कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान की अगर बात करते साथियों ये मैसूर के
सुल्तान थे, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। तो कहां मुलाकात की थी साथियों? बॉम्बे में मुलाकात की थी, ये बात आपको याद रखना है। तो अगर परीक्षा में सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है। कह रहे कि ब्रह्मा समाज की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैं कहूंगा राजा राममोहन राय के द्वारा ही ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि समाज का मूल अन्न क्या लिखा हुआ है साथियों? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये कुछ नहीं है साथियों, ये गलत टाइप हो गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी साथियों? 1875 में की थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में साथियों इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन चुका था साथियों, ये बात भी आपको याद रखना है। पूछा जाए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, तो 1920 में बना, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो किसकी बात चल रही है साथियों, ये बात आपको बताना है साथियों, बताइए कौन से क्रांतिकारी संगठन? मैं कहूंगा जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये क्रांतिकारी संगठन था, ये काकोरी षड्यंत्र केस में साथियों शामिल था, आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए कह रहे कि काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में कैद किया गया था? तो इनको साथियों किस जेल में कैद किया गया था? फैजाबाद की, बिल्कुल साथियों फैजाबाद की जेल में कैद किया गया था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी साथियों, बताइए? तो मैं कहूंगा लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन्स में विभाजित किया गया है? तो 24 टाइम जोन्स में विभाजित किया गया है, आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? तो यूरेनियम का जो भंडार पाया जाता है वो साथियों कहां पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहां पाए जाते हैं साथियों? ऑस्ट्रेलिया देश में पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं साथियों उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, तो कजाकिस्तान में किया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये मनीला में स्थित है। कहां पर? मनीला आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न श्रेणी का भूरा कोयले को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहलाया जाता है साथियों? ये लिग्नाइट कहलाया जाता है। लिग्नाइट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती हैं वो कौन सी फसलें होती हैं? तो वो साथियों रबी की फसलें होती है। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें और इनकी वसंत में कटाई होती है, तो ये रबी की फसलें ही तो है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का ये काम है कि राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन करे। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों उस समय प्रधानमंत्री कौन थे आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताने की कोशिश कीजिए। तो उस समय साथियों पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी? तो तिलहनों के उत्पादन में है ना, तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि जो की थी वो साथियों पीली क्रांति ने की थी, इसलिए पीली क्रांति आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो किस राज्य की बात चल रही है? मैं कह सकता हूं साथियों उत्तराखंड आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तराखंड था। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय के उपभोग के स्तर पर आधारित होती है उसको साथियों क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको साथियों क्या कहा जाता है? गरीबी रेखा जाता है, यानी कि उसको गरीबी रेखा के रूप में साथियों जाना जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए हृदय योजना का संबंध साथियों किससे है? तो हृदय योजना का संबंध राष्ट्रीय विरासत विकास से है, इसलिए राष्ट्रीय विरासत विकास आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और अब साथियों यहाँ पर आपके
रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इन सारे सवालों को साथियों आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रीजनिंग की अगर हम बात करें ना तो रीजनिंग में भी साथियों आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। आपको बस थोड़ी ही प्रैक्टिस करना है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको साथियों करना है। चलिए तो रीजनिंग के इस सवाल की बात करें, है ना, यानी कि कौन सी उत्तर आकृति, बहुत अधिक नहीं, कुछ सवाल साथियों मैं आपके लिए लाऊं, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा सवाल है, कुछ सवाल हैं लेकिन टॉप लेवल के सवाल हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में यूपीएसआई के देखने को मिलेंगे। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के क्रम को पूरा करेगी। जैसे कि सबसे पहले ये आकृति है, इसमें जो एरो है ना वो ऊपर की तरफ है, फिर इसमें साथियों बाईं तरफ हो गया, इसमें नीचे की तरफ हो गया, यानी कि ऊपर नीचे हो गया। अब बाईं तरफ भी हो गया तो दाईं तरफ होगा। तो देखिए दाईं तरफ किसमें है साथियों, दाईं तरफ इसमें नहीं, दाईं तरफ इसमें है। ये तो आकृति ही गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि वक्तव्य आपके सामने है ना। वक्तव्य में आपसे कहा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी। ठीक है, आपको इसको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर रखना है। प्रत्येक कवि को सौंदर्य पर ज्ञान होता है, बिल्कुल सही बात है। सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है, बिल्कुल सही बात है। अब निष्कर्ष पढ़ के बताइए साथियों, कौन सा निष्कर्ष आपको सही लग रहा है। कह रहे रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए। दूसरा है उन्होंने तर्क शास्त्र और नीति शास्त्र का अध्ययन किया। देखिए कहीं ना कहीं इन वक्तव्य के आधार पर हम ये वाला निष्कर्ष तो सही मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उन्होंने तर्क शास्त्र और नीति शास्त्र का आधार अपनाया, क्योंकि ये जानकारी हमें वक्तव्य में नहीं दी गई है। तो मैं कहूंगा केवल एक निष्कर्ष निकलता है। और अब उसके बाद देखिए साथियों आपके सामने यहाँ पर क्या है, आपके सामने यहाँ पर अगर बात करें तो वक्तव्य आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने है। आपको वक्तव्य को पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन कौन से निष्कर्ष सही है। कहने के सभी लिपिक अधीक्षक हैं, तो जैसा कह रहे हैं साथियों वैसा हम बना लेते हैं। तो सभी लिपिक की अगर बात करें ना, सभी लिपिक क्या है, अधीक्षक हैं। तो ये लीजिए मैंने सभी लिपिक जो है ना ये अधीक्षक बना दिए, ठीक है ना। उसके बाद कहने के सभी अधीक्षक जो है ना ये कौन है, ये प्रबंधक हैं। तो सभी अधीक्षक मैंने क्या बना दिए, प्रबंधक बना दिए। और कहने के सभी प्रबंधक कौन है साथियों, सभी प्रबंधक की अगर बात करें तो ये साथियों पर्यवेक्षक हैं। तो पर्यवेक्षक मैंने बना दी। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है और कौन सा आपका यहाँ पर साथियों जो है ना वो गलत है। चलिए, यानी कि सभी पर्यवेक्षक लिपिक है, सभी पर्यवेक्षक ये सभी पर्यवेक्षक लिपिक नहीं है। हाँ कुछ पर्यवेक्षक लिपिक है, ये हो सकता था, लेकिन ये वाला तो गलत हो जाएगा। कुछ प्रबंधक लिपिक हैं, कुछ प्रबंधक लिपिक हैं। प्रबंधक किधर गए साथियों, प्रबंधक देखिए ये है प्रबंधक। कुछ प्रबंधक लिपिक हैं, हाँ इतने प्रबंधक, कुछ प्रबंधक लिपिक है, ये सही हो जाएगा साथियों। कहने के सभी अधीक्षक लिपिक हैं, अधीक्षक किधर है, ये है, सभी अधीक्षक लिपिक नहीं है, कुछ अधीक्षक लिपिक हैं। तो मैं कहूंगा ये भी आपका गलत होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो वाला निष्कर्ष सही होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो बी आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा क्या जा रहा है, इसको समझिएगा और देखिएगा और बताइएगा सही जवाब क्या होगा। आपकी यूपीएसआई में साथियों डायरेक्शन से भी सवाल आते हैं, तो जिन जिन टॉपिक से, जिन जिन चैप्टर से साथियों क्वेश्चंस लिए जाते हैं उन सारे टॉपिक्स को साथियों कंप्लीट करेंगे। इसलिए इस वीडियो में अगर आपने एंट्री की थी तो इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा, अर्थात जितने सवालों को मैं आपको करवाऊं वो आपको सारे देखना है। कहने के राजन ने अपने घर से चलना शुरू किया और 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला। मान लीजिए राजन अभी यहाँ पर है, 2 किलोमीटर चलता है पूर्व की तरफ। कह रहे हैं कि उसके बाद वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मोड़ दिया 3 किलोमीटर चला, फिर वो दोबारा दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर साथियों चलता है। कहने के वह फिर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अच्छा यहाँ पर नहीं पता है कि, है ना, सिर्फ दिशा आपसे पूछी जा रही है। तो फिर वो दाएं मुड़ता है, यानी कि दाएं मुड़ दिया 1 किलोमीटर चल गया और अंत में वो दाएं मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर चलता है। चलने के बाद वो बिंदु के पर मान लीजिए यहाँ पर पहुंच जाता है। तो जब वह, है ना, जब वह वहां पहुंचा तो किस दिशा में चल रहा था, तो वो साथियों पूरब दिशा में चल रहा है। तो पूरब दिशा में चल रहा है, पूरब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि मोहन दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है। तो मान लीजिए मोहन अभी यहाँ पर है, 25 मीटर वो चल गया साथियों दक्षिण की तरफ, और 25 मीटर चलने के बाद चलकर दाईं ओर मुड़ गया। अच्छा भाई, और 15 मीटर चला, 15 मीटर हमने इसको चला दिया, ठीक है। कह रहे फिर वो बाईं ओर मुड़ता है ना, तथा 25 मीटर गया, बाईं ओर मुड़ा साथियों और 25 मीटर चला।
बाईं ओर मुड़ा दे, 25 मीटर चला गया, वो अपने बिंदु, वो अपने शुरू में चलने वाले बिंदु से किस दिशा में है, शुरू में चलने वाला बिंदु उसका ये था, अब वो इस दिशा में, तो ये दिशा क्या कहलाई जाएगी, ये दिशा ज्ञात करने के लिए आपको ये दिशा मालूम होना चाहिए और ये दिशा मालूम होना चाहिए, और उसके बीच की ये दिशा कहलाई जाएगी, यानी कि ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम ये दिशा कहलाई जाएगी, अर्थात वहां अपने शुरू में चलने के स्थान से किस दिशा में है, तो साथियों दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, मैं घुमा दे, मान लीजिए वो है ना, उत्तर किधर होता है, उत्तर इधर है, पश्चिम इधर है, यानी कि वो इस तरफ मुंह करके खड़ा है, यानी कि पहले वो 135 डिग्री वामावर्त और बाद में दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है, उसका मुख किस दिशा में होगा। पहले वामावर्त की अगर हम बात करते हैं ना, देखिए दक्षिणावर्त की बात करते हैं, जैसे घड़ी की सुई चलती है, मान लीजिए पहले 1 पर है, फिर 2 पर है, फिर 3 पर है, फिर 4 पर है, तो इसको कहा जाएगा दक्षिणावर्त। और अगर घड़ी चल रही है उल्टे क्रम में, जैसे कि 4 पर है, फिर 3 पर, फिर 2 पर, फिर 1 पर, तो इसको कहा जाएगा साथियों वामावर्त। तो पहले घड़ी को, मान लीजिए घड़ी की सुई है, हम इसको 135 डिग्री वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलाएंगे। 35 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री आपको चलाना है और फिर 45 डिग्री आपको चलाना है। अगर आप 90 डिग्री इसको इधर मोड़ोगे तो ये साथियों इधर को हो जाएगी, ये 90 का कोण बनेगा। अब 45 डिग्री मुड़ाओगे तो साथियों अब इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा, यानी कि अभी इसका मुंह किस तरफ है, तो दक्षिण की तरफ है। उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूम जाता है, तो अब 180 डिग्री घूमेगा तो 90 ये बन गया और 90 और चला दीजिए, 180 डिग्री का कोण बन गया। अब उसका मुख किस तरफ है, अब उसका मुंह साथियों उत्तर की तरफ है, और उत्तर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। यानी कि वो क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान और कंप्यूटर वाले छात्र तो हैं किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्र होना चाहिए। यानी कि आंसर जो है वो आपका इसमें से नहीं होना चाहिए, कह रहे ना गणित वाले पढ़ने वाले छात्र नहीं होना चाहिए, तो मैं कहूंगा वो नंबर इकलौता ऐसा 7 है जो जीव विज्ञान का भी छात्र और कंप्यूटर का छात्र है, लेकिन वो गणित का छात्र नहीं है, तो 7 आपका जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों नंबर सीरीज का सवाल है, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि पहले 8 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 32 है और फिर 50 है और फिर 72 है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पर बात करें साथियों, जैसे कि 8 से 18 कर दे तो यहाँ पर 10 बढ़ाया गया है, यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है, 14 बढ़ाया गया है, यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है साथियों, 18 बढ़ाया गया, और यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है, 22 बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा। देखिए इन सब में जो है ना 4 की बढ़ोतरी हुई, 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, तो जाहिर सी बात है 4 की बढ़ोतरी यहाँ पर होगी, तो 22 में 4 जोड़ोगे 26 आ जाएगा, यानी कि 72 में 26 जोड़ना है आपको, कितना आ जाएगा 8 और 9 यानी कि 98 साथियों इस खाली जगह में आ जाएगा, और 98 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ABD, ठीक है, EFH, ठीक है, IJL, उसके बाद साथियों 3 लेटर यहाँ पर कौन से होंगे। आप यहाँ पर एक बात नोटिस करिए, AB है, उसके बाद C नहीं है, D है, EF है ना, G नहीं है, H है, IJ है ना, IJK नहीं है, L है, तो कुल मिला के साथियों 2 तो लगातार होना चाहिए, लेकिन एक इनके बीच में एक गैप होना चाहिए। OP है ना, OP की ये तो लगातार है साथियों, नहीं होगा आंसर। S 19 पर, P 16 पर, ये तो क्रम ही गलत है ना। उसके बाद अगर बात करते U 21 पर, P 16 पर, ये भी क्रम गलत है। M 13 पर, N 14 पर, ठीक है, N 13 पर, N 14 पर, और एक गैपिंग करी गई है 15 की, यानी कि बीच में O को ना लिखकर P को लिख दिया गया जो कि 16 पर होता है, यानी कि जो लॉजिक यहाँ पर लगा है वही लॉजिक ऑप्शन नंबर डी में लगा हुआ है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह के RTX खाली जगह, SX खाली जगह, Z खाली जगह, TXY खाली जगह, है ना। और यहाँ पर अगर बात करें ना साथियों हम लोग, देखिए एक सेकेंड, हाँ ये 2 बार खाली जगह है साथियों, यहाँ पर वही मैंने बनाया है ना। तो अब देखिए सबसे पहले इसको काउंट आप लोग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, तो मेरे हिसाब से 4 का बनना चाहिए पेयर। 1 2 3 4 ये अलग हो गया,
1 2 3 4 ये अलग हो गए, लेकिन यहाँ पर सातों नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर 8 का बनेगा क्या, देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा भाई 8, अगर मान लीजिए हम 8 का पेयर यहाँ पर बना लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का बना लिया। तो दूसरे नंबर पे देखिए TXY है, तो दूसरे नंबर पर TX, तो यहाँ पर Y नहीं है, Y बना लीजिए। अब अंत में Y और Z है, तो Z तो है, Y नहीं है, Y बना लीजिए। अब हमें ये पूरा मिल गया है, यानी कि सबसे पहले RTX आएगा, TX तो यहाँ पर है, R नहीं है तो R आ गया। उसके बाद YZ से पहले कौन से दो लेटर हैं, तो SX है, यानी कि S और X यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखिए आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है, आपने पेन से Y लिखा है, आपने R लिखा है, आपने S और X लिखा हुआ है। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये साथियों ऑप्शन नंबर किस में, C में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें, अब मैथ के सवाल साथियों यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं क्या लिखा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। कहने के 31 सही 1/9 है, माइनस क्या साथियों, ये 9 हो गया माइनस। उसके बाद लिखा हुआ है 17 सही 1/9, इसको आपको कैलकुलेट करना है ना। इसको अगर साथियों यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करें, तो अगर 31 की गुणा 9 से कराते हैं साथियों, तो 279 आता है ना, 279 आ गया माइनस। अब 17 की गुणा 9 से, यानी कि 17 नेम 153, 153 यहाँ पर आ गया है ना। एक काम आप ये करेंगे कि एक 1 भी जोड़ेंगे, यानी कि 31 नीम 279 प्लस 1 280 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 154 आ जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 तो एक बार लिखोगे और फिर आपको क्या करना है, 280 माइनस 154 कर देना है। अब इसको हटाइए साथियों, 10 में से 4 जाएगा, ये काम करते साथियों 280 माइनस 154 अगर हम लोग करें तो 126 आएगा, 126 बटे 9 हो गया, 9 एकम 9 है ना। अब इसमें कितना बच गया साथियों, 3 बच गया, 9 चौक 36, यानी कि 14 जो आ गया वो आपका आंसर यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या आपसे पूछा जा रहा है देखिए, और साथियों बताइए जवाब आपका क्या होगा। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2/5, 5/11, 8/17 और 11/23 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये काम हम कर लेते हैं। 2/5 है और 5/11 है और 8/17 है और 11/23 है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न साथियों हम यहाँ पर ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ये वाली भिन्न बड़ी है या 2/5 बड़ी है या 5/11 बड़ी है, कैसे आप कर पाओगे, 1 सेकंड में निकाल दोगे। 5 पंजे 25, 25 इधर आ गया, 11 दूना 22, 22 इधर आ गया। तो बताइए कौन सी बड़ी है, 25 बड़ी है 22 बड़ी है, मैं कहूंगा 25 बड़ी है, यानी कि 2/5 और 5/11 में से 5/11 बड़ी हो जाएगी। तो आप एक काम करिए साथियों, आप एक काम क्या कर सकते हैं, आप एक काम ये कर सकते हैं, इस पे आप अभी कट लगा दीजिए, यानी कि ये बड़ी नहीं, हमें बड़ी निकालना है ना। चलिए उसके बाद अगर यहाँ पर अब इसकी और इसकी अगर बात करें, तो यहाँ पर साथियों देखिए 17 पंजे कितना हो जाएगा, 17 पंजे की अगर बात करें तो 85 हो जाएगा, 17 पंजे 85 यहाँ पर आ गया आपका ये, और 11 अट्ठे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। कौन सी बड़ी भिन्न है, ये नहीं है, ये वाली बड़ी भिन्न है। अब इसको साथियों आप कैलकुलेट करा लीजिए, है ना। इसको आप क्या करा लीजिए, इसको आप एक बार यहाँ पर कैलकुलेट करा लीजिए। जैसे अगर 23 गुणा 8 हम करें तो 184 आता है, 184 यहाँ गया। और अगर बात करते हैं साथियों 17 गुणा 11 यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 187 है। कौन सी बड़ी भिन्न है, ये वाली बड़ी भिन्न, यानी कि 11/23 जो है ये सबसे बड़ी भिन्न है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक सही अनुपात साथियों इसमें से कौन सा है। तो एक सही अनुपात साथियों आप लोग बता दीजिए कि जैसे कि अगर बात करते हैं ना कि ये आपको यहाँ पर बताना ऐसे करके, है ना। चलिए तो कहा जा रहा है कि 12:9, 16:11। अगर इसको हम कट करें, जैसे कि 12:9 लिखा हुआ है और 16:12 लिखा हुआ है, 2 से कट करें या मान लीजिए 3 से कट करें, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 4 3 आया, 4 3 यहाँ पर अगर आ गया तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। 4 चौक 16 और 4 तिया 12, वही देखिए आ गया। अब ये ऐसा इसमें नहीं आएगा, ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा, यानी कि आपका और हमारा जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है।
उसके बाद देखिए ए ने एक रेडियो खरीदा और 110 रुपए मरम्मत पर खर्च किए। उसने फिर 20% का लाभ पर बी को बेच दिया, यानी कि वो उसने उसको 120% में बेचा होगा, ठीक है। बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा, यानी कि 90% में बेचा होगा। फिर सी ने 10% के लाभ पर यानी कि 110 में उसको बेचा होगा, और बेचने पर 1188 में वो डी को बेच दिया गया, यानी कि जो उसकी वैल्यू आती है साथियों वो 1188 रुपए यहाँ पर आती है। तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? ए ने एक रेडियो खरीदा, 10 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। पहले इसको साथियों कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लीजिए। देखिए 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इस एक 0 से एक ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और अगर कट करे देखिए 12 गुणा 9 गुणा 11 आ गया, और नीचे क्या आ गया, नीचे आपके 3 0 आ जाएंगे, बराबर आपका 1188 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा। अब इसको साथियों आप क्या कर लीजिए, इसको आप एक बार यहाँ पर कैलकुलेट करा के देख लीजिए। तो सबसे पहले एक काम करिए साथियों, 12 गुणा 9 गुणा 11 की गुणा करा लीजिए। 11 नीम 99 हो जाएगी, यानी कि 99 की गुणा आपको 12 से करा लेनी है। तो 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18 और एक आपका 19 हो गया, और ये साथियों यहाँ पर 99 आ गया, 8 आ गया, है ना, 9 का 18 आ गया आपका, है ना। और ये कितना आ जाएगा साथियों, ये आपका 10 11 आ जाएगा। ये तो 1188, यानी कि 1188 इधर और 1188 इधर, तो ये कुल मिला के 1000 की गुणा इधर हो जाएगी, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। यानी कि ए ने रेडियो खरीदा था 1000 रुपए का, लेकिन उस पर, है ना, उसकी 110 रुपए की मरम्मत पर खर्च किए हैं। तो इसमें से 110 रुपए आप साथियों घटा दीजिए। तो जब आप 110 रुपए घटाओगे तो 890 रुपए आएगा। तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, 890 रुपए में खरीदा था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम में ग्रुप का लिंक आपको दे दिया गया, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट आपको दे दी गई है, वहां पर यूपीएसआई की सारी वीडियो साथियों आप लोग देख लोगे, तो उसको भी जाकर जरूर वॉच कर लीजिएगा।